व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का, जो मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हुक्स लॉ कह रहा है कि कंडीशन दे रखी है, हमारा मटेरियल क्या होना चाहिए, दैट इज अंडर इलास्टिक लिमिट। किसकी बात होगी? अंडर इलास्टिक लिमिट। और ये कह रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है दैट इज रिप्रेजेंट बाय सिग्मा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट। दैट इज सिंपल डेफिनेशन, सिंपल लाइन अबाउट द हुक्स लॉ। क्लियर है? और कंडीशन क्या होना चाहिए कि मटेरियल मस्ट बी इलास्टिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन है दैट इज आइसोट्रोपिक होना चाहिए। दैट इज आइसोट्रोपिक होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, और थर्ड होता है दैट इज आइसोट्रोपिक होना चाहिए। होमोजीनियस क्या होगा? होमोजीनियस कह रहा है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं किसी भी पॉइंट पर देखूं तो वैल्यू हमेशा सेम आ जाए। पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन ले लेता हूं, वहां किसी भी पॉइंट पर जाकर देखो सारी वैल्यू अगर प्रॉपर्टी, सारी वैल्यू, सारी प्रॉपर्टी अगर सेम आ जाए, दैट इज होमोजीनियस मटेरियल। क्लियर है? और आइसोट्रोपिक कहता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़ा होकर मैं देखूं सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑल डायरेक्शन में सारी वैल्यू सेम हो जाए, दैट इज आइसोट्रोपिक। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके। और अब पता चल गया कि हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंडर में होना चाहिए। क्लियर है? आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा होगा तो इस तरीके से कर्व चलता है। क्लियर है? इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन चलेगा, ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो स्ट्रेट लाइन चलेगा ये पॉइंट ए, इसको हम बोलते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलेंगे? दिस वन इज एन प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके बाद आएगा बी पे, दैट इज इलास्टिक लिमिट। क्लियर है? तो यहां पर जो होगा, यहां पर अपना हुक्स लॉ वैलिड होगा। वैसे तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही बेस्ट होता है, दैट इज हुक्स लॉ। यहां पर स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल चलेगा। ओके। अब बात कर लेते हैं दैट इज अबाउट द वास्तव में स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, इनको भी तो देखना जरूरी है। तो स्ट्रेस कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी व्हेनेवर एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं अंदर की साइड में, तो ये बॉडी क्या करेगी? कंप्रेस करेगी। तो ये बॉडी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये बॉडी चाहेगी कि मेरे पर इस फोर्स का कोई भी असर ना हो। बॉडी अपने आप इसको तोड़ कर देखेंगे तो ये भी अंदर से इसको रजिस्ट कर रही है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं दैट इज स्ट्रेस। उसी को क्या बोलते हैं? दैट इज स्ट्रेस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्ट करती है बॉडी, उसी को हम बोलते हैं दैट इज इंटरनल, दैट इज स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। मान लो ये 10 मीटर की मैंने एक रोड ले ली, 10 मीटर की रोड ले ली, अगर मैंने इस पर फोर्स लगाया पी क्वांटिटी का, और इसकी लेंथ बढ़कर 11 मीटर हो गई, लेंथ बढ़कर 11 मीटर हो गई, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? चेंज इन लेंथ 1 मीटर अपन ओरिजिनल कितनी थी? 10, दैट इज स्ट्रेन। क्लियर है? और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, दैट इज अबाउट द स्ट्रेन। स्ट्रेस क्लियर है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और वो भी कौन सा होगा? रजिस्टिंग फोर्स होगा। ठीक है? रजिस्टिंग फोर्स होगा, बॉडी खुद रजिस्ट करना चाहिए। अगर मैं इसको धक्का दे रहा हूं, अगर ये रजिस्ट नहीं करती तो मैंने हल्का सा प्रेशर लगाया, पूरा दब जाता, मार्कर छोटा हो जाता है, लेकिन मैं प्रेशर लगा रहा हूं, ये नहीं दब पा रहा, मतलब ये बॉडी, ये मार्कर अंदर से इसको रजिस्ट कर रहा है, इसको रोक रहा है, और वो रजिस्टेंस, इसका रजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर जो होगा रजिस्टेंस, वही हम कहते हैं दैट इज स्ट्रेस। क्लियर है? तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई। ओके। अब बात आती है एक पॉइंट दैट इज इलास्टिक कांस्टेंट। देखना, इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, आइसोट्रोपिक के बारे में, अनआइसोट्रोपिक के बारे में, और एक बात करेंगे दैट इज ऑर्थोट्रोपिक के बारे में, ऑर्थोट्रोपिक के बारे में। तो इन सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितने इलास्टिक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी, यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि आइसोट्रोपिक के लिए बात करता हूं तो 2 इलास्टिक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी टू डिफाइन इट सिस्टम। 2 इलास्टिक कांस्टेंट की नीड होगी। कितनी होगी? दैट इज फॉर आइसोट्रोपिक 2। अनआइसोट्रोपिक के लिए भी 2 लिख दो, पीछे लगा दो 1, तो 21 इलास्टिक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज फॉर अनआइसोट्रोपिक। और अगर मैं बात करता हूं ऑर्थोट्रोपिक के लिए, तो ऑर्थोट्रोपिक के लिए 9 इलास्टिक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी। 1 मार्क्स क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस चीज को याद रख लेना कि इलास्टिक कांस्टेंट आइसोट्रोपिक, अनआइसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक के लिए कितनी नीड होती है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।